नमस्ते। आज हमारे पास ऑक्सफैम इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट से जुड़े कुछ स्रोत हैं जो भारत की आर्थिक कहानी में एक बहुत बड़ा विरोधाभास दिखाते हैं। हाँ, एक अजीब सी तस्वीर सामने आती है। एक तरफ हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक हैं। हर तरफ तरक्की की बातें हो रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ यही स्रोत कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे असमान देशों में से भी एक हैं। और यही बात इस पूरी चर्चा को जरूरी बना देती है। ये सिर्फ अमीर और गरीब के बीच का फासला नहीं है। स्रोत में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हिमांशु का जिक्र है, जो कहते हैं कि ये आर्थिक असमानता एक ऐसे समाज पर हावी हो रही है जो पहले से ही मतलब जाति, धर्म, क्षेत्र और लिंग के आधार पर बुरी तरह बटा हुआ है। अच्छा, मतलब पैसे की ये खाई हमारी पुरानी सामाजिक खाइयों को और भी गहरा बना रही है। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं स्रोतों की मदद से इस मामले की तह तक चलेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि यह असमानता असल में कितनी बड़ी है, इसके आंकड़े क्या कहते हैं, और सबसे जरूरी बात, इन आंकड़ों का एक आम इंसान की जिंदगी पर, खासकर उनकी सेहत पर क्या असर पड़ता है। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं बल्कि उन आंकड़ों के पीछे छुपी जिंदगियों की है। तो ये विरोधाभास तो साफ दिख रहा है। चलिए जरा आंकड़ों में उतर कर देखते हैं कि ये खाई असल में कितनी गहरी है। स्रोत का जो सबसे सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा है वो ये है कि भारत की शीर्ष 10% आबादी के पास देश की कुल संपत्ति का 77% हिस्सा है। 77%। इसे एक पल के लिए सोचकर देखिए। देश की 3/4 से ज्यादा दौलत सिर्फ 10% लोगों के हाथों में सिमटी हुई है। और ये तस्वीर तब और भी साफ हो जाती है जब हम इस 10% के भी सबसे ऊपरी हिस्से को देखते हैं, मतलब जो टॉप 1% है। हाँ, 70% हिस्सा सिर्फ सबसे अमीर 1% लोगों की जेब में गया। 73%? जी सिर्फ 1% लोगों के पास? जी। तो फिर बाकी 99% लोगों के लिए क्या बचा? बाकी 99% के लिए बचा 27%। और अगर हम आबादी के सबसे निचले 50% हिस्से को देखें, यानी लगभग 67 करोड़ लोग। हाँ, लगभग 67 करोड़ लोग, उनकी संपत्ति में सिर्फ 1% की बढ़ोतरी हुई। 1%? जी, ये तो मतलब कुछ भी नहीं है। ये बढ़त ना के बराबर है। ये हो कैसे रहा है? मतलब ऐसा तो है नहीं कि मेहनत सिर्फ एक ही तबका कर रहा है, तो फिर पैसा सिर्फ एक ही जगह क्यों जा रहा है? स्रोत इसके पीछे दो बड़ी वजह बताता है। पहला, जिसे वो क्रोनी कैपिटलिज्म कहता है, और दूसरा, विरासत में मिली संपत्ति। क्रूनी कैपिटलिज्म? जी, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? इसका मतलब है कि तरक्की के मौके सबको बराबर नहीं मिल रहे। पैसा और मौके अक्सर उन्हीं के पास जा रहे हैं जिनके पास पहले से ही राजनीतिक या व्यावसायिक ताकत है। मतलब सिस्टम कुछ इस तरह बन गया है कि वो अमीर और ताकतवर लोगों को ही और फायदा पहुंचाता है, बजाय उसके जो शायद ज्यादा काबिल है या ज्यादा मेहनत कर रहा है। बिल्कुल। ये पैटर्न अक्सर उन सेक्टरों में ज्यादा दिखता है जहां सरकारी नीतियों और लाइसेंस का बड़ा रूल होता है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग, टेलीकॉम। अच्छा, जहां सही कनेक्शन होना काबिलियत से ज्यादा जरूरी हो जाता है। सही। और दूसरी वजह है विरासत। जब इतनी बड़ी दौलत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बिना सही टैक्स के मिलती जाती है, तो असमानता अपने आप ही बढ़ती चली जाती है। और ये हमें अरबपतियों की संख्या में भी साफ दिखता है। मुझे याद है स्रोत में लिखा था कि साल 2000 में भारत में सिर्फ 9 अरबपति थे। हाँ, सिर्फ 9? और 2017 तक ये संख्या बढ़कर 101 हो गई। और स्रोत का एक अनुमान तो और भी हैरान करने वाला है। कौन सा? कि 2018 और 2022 के बीच भारत में हर दिन 70 नए करोड़पति बनेंगे। हर एक दिन 70? हर दिन। ये आंकड़े तो दिमाग सुन कर देने वाले हैं। और जब इन अरबपतियों की कुल दौलत को एक साथ रखा गया तो एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। बिल्कुल। स्रोत के मुताबिक इन 101 अरबपतियों की कुल संपत्ति भारत के 2018-19 के पूरे केंद्रीय बजट से भी ज्यादा थी। पूरे देश के बजट से ज्यादा? हाँ, इसे ऐसे समझिए, देश चलाने के लिए सड़कें, अस्पताल, स्कूल, सेना, सब कुछ सरकार के पास पूरे साल का जितना पैसा था, उससे ज्यादा पैसा सिर्फ 101 लोगों के पास था। जी। इससे तो ये सवाल सीधे सीधे उठता है कि जब देश में इतना धन कुछ लोगों के पास इकट्ठा है, तो फिर वो सार्वजनिक सेवाओं जैसे कि स्वास्थ्य और शिक्षा में क्यों नहीं पहुंच पा रहा? और यहीं से ये चर्चा आंकड़ों से निकलकर हमारी और आपकी जिंदगी पर आ जाती है। सही। इन नंबरों का जमीन पर एक आम इंसान के लिए क्या मतलब होता है? इसका सबसे कड़वा असर स्वास्थ्य सेवाओं पर दिखता है।
स्रोत के मुताबिक भारत में हर साल लगभग 6.3 करोड़ लोग सिर्फ इलाज का खर्च उठाने की वजह से गरीबी में धकेल दिए जाते हैं। 6.3 करोड़? ये तो कई देशों की पूरी आबादी से ज्यादा है। और अगर इसे और छोटे हिस्से में देखें तो इसका मतलब है हर सेकंड लगभग 2 लोग। हर सेकंड 2 परिवार सिर्फ इसलिए गरीबी की रेखा के नीचे जा रहे हैं क्योंकि उनके घर में कोई बीमार पड़ गया है। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जहां बीमारी गरीबी लाती है और गरीबी लोगों को और बीमार बनाती है क्योंकि वो इलाज का खर्च नहीं उठा सकते। इस खाई को और साफ समझने के लिए स्रोत एक और तुलना करता है जो सच में सोचने पर मजबूर करती है। वो मजदूर और कंपनी एग्जीक्यूटिव वाली। हाँ, ग्रामीण भारत में एक न्यूनतम मजदूरी कमाने वाले मजदूर को उतना कमाने में 941 साल लगेंगे। 941 साल? जितना एक बड़ी भारतीय कपड़ा कंपनी का टॉप एग्जीक्यूटिव सिर्फ 1 साल में कमाता है। ये सोचना भी नामुमकिन सा लगता है। मतलब एक परिवार की कितनी पीढ़ियां गुजर जाएंगी सिर्फ 1 साल की कमाई के बराबर पहुंचने में। ये तो किसी भी तर्क से परे है। और ये खाई तब और जानलेवा हो जाती है जब सवाल सेहत का हो। ऐसा क्यों है कि अच्छी स्वास्थ्य सेवा एक बुनियादी अधिकार के बजाय एक लग्जरी या विलासिता की चीज बन गई है? स्रोत इसका कारण साफ बताता है। सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य पर दुनिया में सबसे कम खर्च करने वाले देशों में से एक है। और टैक्स का क्या? वहीं दूसरी तरफ सबसे अमीर लोगों और बड़ी कंपनियों पर टैक्स की दरें भी बहुत कम रखी गई हैं। तो इस खाली जगह को भरने के लिए एक बहुत शक्तिशाली और महंगे निजी स्वास्थ्य क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया है। अच्छा। नतीजा यह है कि अच्छी स्वास्थ्य सेवा अब उन्हीं को मिलती है जो उसकी कीमत चुका सकते हैं। और इसी वजह से हमें वो अजीब विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ भारत मेडिकल टूरिज्म का एक बड़ा हब है। दुनिया भर से लोग यहाँ सस्ते और अच्छे इलाज के लिए आते हैं। सहारा अफ्रीका के कुछ सबसे गरीब देशों से भी ज्यादा है। एक ही देश के अंदर 2 अलग-अलग दुनियाएं। बिल्कुल। इन सब बातों को, इन आंकड़ों और सिस्टम की नाकामी को एक मानवीय चेहरा देने के लिए स्रोत में प्रतिमा की कहानी बताई गई है। ये कहानी बिहार के पटना शहर की है। और ये कहानी इस पूरी व्यवस्था की असलियत को सामने रख देती है। प्रतिमा 32 साल की हैं, पटना की एक झुग्गी में रहती हैं। जब वे गर्भवती थीं तो उनके घर से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर एक सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था। बहुत पास। हाँ, लेकिन स्रोत बताता है कि वहां प्रसव पूर्व देखभाल यानी प्रीनेटल केयर की कोई सुविधा ही नहीं थी। उन्हें जांच के लिए भी एक प्राइवेट क्लिनिक जाना पड़ता था। यहीं से समस्या शुरू हो जाती है। स्वास्थ्य केंद्र तो है, पर उसमें जरूरी सुविधाएं और कर्मचारी नहीं है। ये भारत के ग्रामीण और गरीब शहरी इलाकों की एक आम कहानी है। बिल्कुल। जब प्रतिमा को अपने 8वें महीने में ही प्रसव पीड़ा शुरू हुई तो परिवार उन्हें उसी सरकारी केंद्र ले गया। वहां घंटों तक कोई देखने वाला नहीं था। बहुत इंतजार के बाद उनका ऑपरेशन हुआ। जब तक ऑपरेशन हुआ उनकी एक बच्ची की मौत हो चुकी थी। हे भगवान। उनका एक बेटा हुआ जो जीवित था लेकिन बहुत कमजोर था। लेकिन कहानी का सबसे दुखद हिस्सा तो अभी बाकी था। हाँ, बेटे की हालत नाजुक थी और उसे इंक्यूबेटर की जरूरत थी। सरकारी अस्पताल में ये सुविधा नहीं थी तो उन्हें प्राइवेट जाना पड़ा होगा। मजबूर होना पड़ा। परिवार को उसे एक प्राइवेट क्लिनिक में भर्ती कराने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने अपनी जमीन गिरवी रखी, कर्ज लिया, जो बन पड़ा वो किया। लेकिन प्राइवेट क्लिनिक का बिल हर दिन बढ़ता जा रहा था। और आखिरकार पैसा खत्म हो गया। जब सारा पैसा खत्म हो गया तो उन्हें बच्चे को वापस उसी सरकारी अस्पताल में लाना पड़ा। और वहां सही देखभाल और उपकरणों के अभाव में कुछ ही दिनों बाद उस बच्चे की भी मौत हो गई। प्रतिमा की कहानी दिल दहला देने वाली है और ये इस सिस्टम की पूरी नाकामी को दिखाती है। ये कोई एक अकेली घटना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सीधे तौर पर उन बड़ी नीतियों से जुड़ती है जिनकी हम बात कर रहे थे। जब आप पब्लिक हेल्थ केयर को कमजोर करते हैं तो आप लोगों को महंगे प्राइवेट सेक्टर के चंगुल में धकेल देते हैं, जो उन्हें कर्ज के ऐसे जाल में फंसा देता है जिससे निकलना नामुमकिन हो जाता है। और इसके नतीजे राष्ट्रीय स्तर के आंकड़ों में भी दिखते हैं। स्रोत बताता है कि दुनिया भर में गर्भावस्था के दौरान होने वाली माताओं की कुल मौतों में से 17% भारत में होती हैं। और बच्चों का आंकड़ा तो और भी ज्यादा है। हाँ, 5 साल से कम उम्र के बच्चों की कुल मौतों में 21% भारत में होती हैं। प्रतिमा की कहानी इन सर्द आंकड़ों के पीछे का दर्दनाक सच है। बिल्कुल। ये व्यक्तिगत कहानियों को राष्ट्रीय संकट से जोड़ता है। ये दिखाता है कि स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच न होना सिर्फ एक सुविधा की कमी नहीं है, ये जीवन और मौत का सवाल है। प्रतिमा की कहानी सुनकर बहुत भारी महसूस हो रहा है। ये साफ है कि सिस्टम कहीं ना कहीं नाकाम हो रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या स्रोत इस चक्कर को तोड़ने का कोई रास्ता भी सुझाता है? हाँ, ये जरूरी सवाल है। स्रोत सिर्फ समस्या ही नहीं बताता, बल्कि ऑक्सफैम जैसे संगठनों के सुझाए हुए
कुछ ठोस रास्ते भी सामने रखता है। उनका मुख्य तर्क ये है कि इस असमानता से लड़ा जा सकता है अगर सरकारें चाहें तो। और वो कैसे? क्या कदम उठाए जा सकते हैं? सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है टैक्स प्रणाली में सुधार। टैक्स सिस्टम में? हाँ, स्रोत का कहना है कि अमीरों और बड़ी कंपनियों पर अधिक निष्पक्ष रूप से कर लगाया जाए। इसमें वेल्थ टैक्स यानी संपत्ति कर, इनहेरिटेंस टैक्स यानी विरासत कर और कंपनियों को टैक्स में दी जाने वाली अनावश्यक छूटों को खत्म करना शामिल है। मतलब जो ज्यादा कमा रहा है वो समाज को वापस देने में ज्यादा योगदान दे। बिल्कुल, तर्क यही है। लेकिन अक्सर ये तर्क दिया जाता है कि अगर अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा तो वे अपना पैसा देश से बाहर ले जाएंगे या निवेश करना बंद कर देंगे। स्रोत इस तर्क को भी संबोधित करता है। दुनिया के कई विकसित और सफल देशों में भारत से कई ज्यादा टैक्स दरें हैं, फिर भी वहां निवेश होता है। असल सवाल ये है कि टैक्स से जमा हुए पैसे का इस्तेमाल कैसे होता है। अगर उस पैसे को सार्वजनिक सेवाओं में लगाया जाए तो उससे एक स्वस्थ और शिक्षित वर्कफोर्स तैयार होती है, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है जो आखिरकार अर्थव्यवस्था के लिए ही फायदेमंद होता है। तो दूसरा कदम यही हुआ, उस पैसे को सही जगह लगाना। बिल्कुल। दूसरा सुझाव है कि टैक्स से जमा हुए इस पैसे को मुफ्त और अच्छी सार्वजनिक सेवाओं, खासकर स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश किया जाए। इससे ये सुनिश्चित होगा कि हर नागरिक को, चाहे उसकी आर्थिक हैसियत कुछ भी हो, एक अच्छी जिंदगी जीने का मौका मिले। ये एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा ताकि प्रतिमा जैसी किसी और माँ को पैसे की कमी की वजह से अपने बच्चों को न खोना पड़े। तो आज की इस चर्चा से एक तस्वीर साफ होती है। भारत में दौलत की एक ऐसी मीनार है जिसकी चोटी तो आसमान छू रही है, लेकिन उसकी नींव लगातार खोखली होती जा रही है। और ये नींव उन करोड़ों लोगों से बनी है जिन्हें इस तरक्की का कोई हिस्सा नहीं मिल रहा है। हमने देखा कि दौलत का 77% हिस्सा सिर्फ 10% लोगों के पास है। हमने ये भी समझा कि ये खाई लगातार बढ़ रही है। जहां 2017 में बनी 73% दौलत का सबसे अमीर 1% के पास जाना इसी का सबूत है। और फिर हमने प्रतिमा की कहानी में देखा कि इस खोखली होती नींव का असर कितना विनाशकारी हो सकता है, जहां स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरत भी एक विलासिता बन जाती है। सही बात है। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार ऑक्सफैम जैसी संस्थाएं यही कहती हैं कि इस असमानता को कम करना मुमकिन है। इसके लिए अमीरों पर उचित टैक्स लगाकर और उस पैसे को स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी जरूरी सेवाओं में लगाकर इस खाई को पाटा जा सकता है। ये पूरी चर्चा हमारे लिए एक गहरा सवाल छोड़ जाती है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। और वो सवाल क्या है? जब किसी देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही हो, अरबपतियों की संख्या हर साल बढ़ रही हो, लेकिन उसी देश में हर सेकंड 2 लोग सिर्फ इलाज के खर्च के कारण गरीब हो रहे हों, तो हमें रुक कर ये सोचना होगा कि हम विकास को माप कैसे रहे हैं। और ये विकास आखिर किसके लिए हो रहा है?